हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी क्लास ये मैराथन क्लास 5 है। इसके पहले 4 मैराथन क्लास अपलोड हो चुकी हैं और एक महा मैराथन क्लास अपलोड हुई है जिसमें हम पूरा फिजिक्स का कवरेज किए हैं। यानी जितनी भी फिजिक्स आपके ग्रुप डी के सिलेबस में है, पूरे फिजिक्स एक ही क्लास में वहाँ पर पढ़ा दी गई है। तो आप उस क्लास को ज़रूर जाके देखिएगा। ये लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फिजिक्स से आपके आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस से रिलेटेड पूरे यहाँ पे एक ही क्लास में कवर किए गए हैं। और ये जो मैराथन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो सारे आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट आया है ना, तो उस मॉक टेस्ट के प्रश्नों के अकॉर्डिंग ये आपकी मैराथन क्लास के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो इसमें एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन क्लासेस को स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से इन क्लासेस को पढ़िएगा। और सिर्फ प्रश्न बस नहीं, एक प्रश्न से लगभग हम 5 से 6 प्रश्न कवर करते हैं। एक प्रश्न देखे, प्रश्न के बारे में तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है इसके बारे में भी देखते हैं। उसके अलावा जो उसके 4 ऑप्शन रहते हैं उनके बारे में भी तो पढ़ते हैं। यानी एक प्रश्न से लगभग आपके 5 से 6 प्रश्न कवर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ प्रश्नों की संख्या पे बस नहीं जाना है ना। प्रश्न की संख्या के साथ साथ उनके साथ जो डिटेलिंग पढ़ाई जा रही है, आप उस पर फोकस करिएगा, उस पर भी फोकस करिएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपके प्रश्न आए, उसके साथ जो भी बताया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, आपको एक एक वर्ड को ध्यान रखना है, एक एक वर्ड दिमाग में बैठा के जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस सेशन में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे जिनका कल एग्जाम है वो तो इसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं आपके मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन आवेग की इकाई है? न्यूटन सेकेंड, जूल, वॉट या फिर पास्कल? आवेग की इकाई कौन सी है? तो आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकेंड। क्या होती है आवेग की इकाई? आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होती है। अब कुछ और, ये तो आवेग की इकाई हो गई। अब कुछ और मात्रा की इकाई देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी मीटर स्क्वायर। आयतन की इकाई क्या हो जाएगी? आयतन, तो आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब। वहीं पे वेग, वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड। त्वरण, तो त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर ही क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बल की बात की जाए तो बल का हो जाएगा न्यूटन। कार्य या फिर ऊर्जा का क्या हो जाएगा? कार्य, ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। दाब, दाब का क्या हो जाएगा? दाब का हो जाएगा पास्कल। पीए लिखते हैं, दाब का पास्कल हो जाएगा। उसके अलावा शक्ति, शक्ति या फिर पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट हो जाएगी वाट। और आवेश की हो जाएगी कूलाम। आवेश की क्या हो जाएगी? कूलाम। कूलाम को सी से लिखते हैं। वहीं पे प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग, संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी सारी हमने चीजें देखी। देखिए आवेग का तो हमने प्रश्न में पढ़ लिया है ना, कि आवेग, आवेग का इकाई क्या होती है? न्यूटन सेकेंड होती है। अब आवेग के अलावा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हमने भौतिक राशियों के मात्रक पढ़े हैं, है ना। इनमें से आपको कुछ भी आ सकता है। जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब, वेग का मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य या फिर ऊर्जा का जूल होता है, दबाव का पास्कल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, आवेश का कूलाम होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यूब होता है और संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, मिक्सर के कुछ समय चलने के पश्चात मिक्सर जार गर्म हो जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है? मोटर की गति, मशीन के संचालित भागों के बीच लगातार घर्षण, मोटर से उत्पन्न ध्वनि या फिर घर्षण का विलोपन?
क्या हो जाएगा, मिक्सर के कुछ समय चलने के पश्चात मिक्सर गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है मशीन के संचालित भागों के बीच लगातार घर्षण, यानी लगातार घर्षण होता रहता है, जिसके कारण से मिक्सर कुछ समय चलने के पश्चात क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। घर्षण की वजह से ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा की वजह से क्या होती है, उसके कलपुर्जों में गर्माहट आती है। अब यहाँ पे बात आई घर्षण। अब बताइए घर्षण क्या होता है, तो घर्षण किन्हीं दो सतहों के बीच लगने वाला एक बल है। दो सतह के बीच लगने वाला एक संपर्क बल है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। तो घर्षण क्या होता है, दो सतह के बीच लगने वाला एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, संपर्क बल है। और साथ ही जो घर्षण बल होता है ना, वो अपोजिट डायरेक्शन के नेचर का होता है। यानी अगर व्यक्ति आगे की तरफ जा रहा है तो घर्षण बल कैसे लगेगा, पीछे की ओर लगता है। यानी ये विपरीत दिशा में लगने वाला बल है। जैसे जो पृथ्वी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीजें हैं, तो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और इन पार्टिकल के बीच में कुछ न कुछ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस तो पाया जाता है। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी इन पार्टिकल के बीच में कुछ न कुछ तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। तो इन्हीं स्पेस की वजह से क्या होते हैं, घर्षण बल लगता है। जो घर्षण बल लगता है ना, एक्चुअली में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं, उन्हीं की वजह से लगता है। और जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का घर्षण बल कभी भी शून्य नहीं होता है। पृथ्वी जो होती है, तो पृथ्वी का घर्षण बल शून्य या फिर जीरो कभी भी नहीं होता है। कुछ न कुछ घर्षण बल पृथ्वी में रहता ही है। जैसे हम खाने को चबाते हैं, खाना चबा पाना, खाना चबा पाना, या फिर जमीन में चलना, ये सारी क्रिया किसकी वजह से होती हैं, घर्षण बल के कारण ही होती हैं। जो मशीनों के कल पुर्जे घिसे जाते हैं ना, जो कल पुर्जे मशीनों के घिसे जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, घर्षण बल की वजह से ही होते हैं। अब घर्षण बल भी कुछ प्रकार का होता है, चलिए उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकता है। तो घर्षण बल भी कितने प्रकार का होता है, घर्षण बल दो प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन क्या हो, वस्तु गति न करे, वस्तु मोशन में न आए। बल तो उसमें लगाया गया, फोर्स लगाया गया, पर वो वस्तु क्या हुई, मोशन में नहीं आई, गति नहीं की है, तब इस बल को क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। यानी वस्तु पे बल तो लगाया गया पर उसमें गति नहीं हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण बल बोलते हैं। यहाँ पे जो जमीन का घर्षण बल है, वस्तु से जो जमीन का घर्षण बल है वो ज़्यादा होता है, जबकि जो वस्तु द्वारा या व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स है वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल। अब बताइए सीमांत घर्षण बल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना। अब यहाँ पे वो न्यूनतम फोर्स, जैसे पहले बल लगा रहे, इसमें लगातार फोर्स लगा रहे, ये खिसक नहीं रहा। अब एक कोई व्यक्ति आया और थोड़ा सा बल लगाया और ये बॉक्स क्या हुआ, आगे खिसक गया। तो मतलब क्या निकला कि वह छोटा सा बल, वह न्यूनतम फोर्स जो, जैसे इस व्यक्ति ने आया होगा तो क्या इन सबसे ज्यादा बल लगा दिया होगा इसलिए वो खिसक गया, नहीं। ये लोग तो फोर्स लगा ही रहे थे, कुछ फोर्स यानी कुछ थोड़ा बहुत फोर्स इसने भी ऐड कर दिया होगा, जिसकी वजह से बॉक्स क्या हुआ, आगे की तरफ खिसक गया। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि मतलब वो है न्यूनतम बल जिसके लगने के बाद जो वस्तु है वो किस में आ जाए, मोशन में आ जाए। यानी वह न्यूनतम बल जिसके लगने के बाद जो वस्तु है वो मोशन में आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहा जाता है। यानी वह न्यूनतम फोर्स होता है जिसके लगने के बाद जो वस्तु होती है वो मोशन पे आ जाती है। तीसरा है गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल। अब गतिज घर्षण बल क्या होती है, तो गतिज घर्षण बल भी किसी वस्तु की गति में, जो गति करते हुए वस्तु में जो घर्षण होता है उसको क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण बल कहा जाता है। अब गतिज घर्षण बल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सर्पी घर्षण, क्या होता है, सर्पी घर्षण, और दूसरा होता है लोटनिक घर्षण। क्या होता है, लोटनिक घर्षण। अब सर्पी घर्षण में क्या होता है, सर्पी घर्षण में जब कोई वस्तु फिसल कर चलती है, कैसे चलती है,
फिसलकर। जब कोई भी वस्तु फिसलकर चलती है तो उसको क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण बल। जैसे जो सांप रेंगता है ना, वो सर्पी घर्षण बल का ही पालन करता है। और लोटनी घर्षण बल क्या होती है? जब कोई वस्तु लुढ़क कर चलती है। जब भी कोई वस्तु लुढ़क कर गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके चलेगी तो किस में आ जाएगी? लोटनी घर्षण बल में आ जाएगी। जैसे बॉल बॉल लुढ़क के चलती है ना, तो बॉल जो लुढ़क के चलना, ये किस घर्षण बल का पालन करता है? तो लोटनी घर्षण बल का पालन करता है। तो यहाँ पे हमने घर्षण बल देख लिया। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल के अलावा घर्षण बल के प्रकार जैसे स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण में भी सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण के बारे में डिटेल में पढ़ लिए। अब आपको घर्षण बल से जो भी प्रश्न बनेंगे तो वो आप अगर एग्जाम में आपके आते हैं तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इनके ज़्यादातर यहाँ पे क्या एग्जाम्पल से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जितने भी पूछे जाते हैं लगभग यहाँ पे किससे पूछे जाते हैं? एग्जाम्पल से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो बताइए, दूरदृष्टि दोष को से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले देखिए, दूरदृष्टि दोष या फिर इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। दूरदृष्टि दोष होता क्या है? तो इसमें क्या होता है? इसमें दूर का तो व्यक्ति क्या देख लेता है? दूर का साफ दिखाई देता है, जबकि नज़दीक का कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। यानी इसमें व्यक्ति को दूर का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन जो पास का होता है, नज़दीक का, धुंधला दिखाई देता है। इसको बोलते हैं ना कि नाम के अपोजिट काम, तो इसका नाम के अपोजिट काम ही दूर दृष्टि दोष नाम है। ऐसा लगता है जैसे दूर का दिखाई नहीं देता होगा, पर इसमें क्या होता है? नज़दीक का दिखाई नहीं देता है, दूर का साफ दिखाई देता है। अब इसका कारण क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, अरे कोई भी बीमारी हो रही, कोई भी दोष हो रही, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो इसका कारण क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नेत्र गोलक है ना, आंख का गोलक है। अब इसको क्या है, ये इतना सामान्य साइज होना चाहिए, तो जो प्रकाश बनेगा तो आके यहाँ पे रेटिना पे बन जाता है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगी कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे बन जाती है। पर इस कंडीशन में दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इसकी आंख की जो साइज होती है, यहाँ पे क्या होता है? नेत्र गोलक यानी जो आई बाल होता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। यानी ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तो ऐसे ना होके क्या होता है? थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से अब जो प्रकाश का प्रतिबिंब जो बनाएगा तो वो तो ले आके यहीं पे बनाएगा। भले अब रेटिना यहाँ पे आ गई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोकस बनता है, ये क्या बन रहा? फोकस। तो जो फोकस बनता है वो कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। फोकस कहाँ पे बनता है? रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे फोकस बन जाता है, जिसको ही क्या बोलते हैं? जिससे कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की नहीं दिखाई देती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को दूरदृष्टि बोलते हैं। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? ईंधन का जलना, मोमबत्ती का जलना, सोडियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? इनमें से बताइए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो उदाहरण हो जाएगा, जैसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती क्या है? तो जिस भी चीज में ऊष्मा क्या हो, निकलती हो, जिस भी चीज में ऊष्मा निकल रही होगी तो वो क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए, ईंधन का जलना, तो ईंधन का जब दहन होगा या ईंधन जलेगा तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला, मोमबत्ती, कुछ भी, लकड़ी, पेट्रोल, पेट्रोल, कोयला, कोयला, मोमबत्ती, मोमबत्ती, कुछ भी चीज़ें हैं अगर वो जल रही हैं तो वो क्या कहलाएंगी? ऊष्मा का निकालेंगी। ऊष्मा को अगर निकालेंगी तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, मतलब उनमें कौन सी अपक्रिया हो रही है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रही। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ईंधन के जलने में, ईंधन के दहन में अगर देखें तो जैसे कार्बन
और ऑक्सीजन ये मिले तो क्या बना है, CO2 बना है, और इसमें से ऊष्मा निकली तो इसको क्या बोलेंगे, इस अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाएगी। यहीं पे मोमबत्ती का जलना ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा निकलेगी। सोडियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण हैं। कुछ और उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे एक उदाहरण हो जाएगा श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया, अब श्वसन प्रक्रिया कैसे ऊष्मा छिपी है, इसमें कैसे ऊष्मा निकल रही है, तो इसमें भी देखिए C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा यानी पानी बनाएंगे, और बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, ऊर्जा रिलीज होती है। ऊर्जा रिलीज होगी तो ऊष्मा भी रिलीज होगी, इसीलिए इसको श्वसन प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। जैसे कुछ और हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाना। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या होगा, चूना, चूने में पानी मिलाना, ये भी किस में आ जाएगा, ऊष्माक्षेपी में आ जाएगा। अम्ल क्षार का उदासीनीकरण, अम्ल क्षार का उदासीनीकरण कैसे, जैसे HCl है प्लस NaOH है, HCl NaOH, तो इससे क्या होगा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा, और क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और ऊष्मा निकलेगी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाएगा। और जितनी भी विस्फोटक अपक्रियाएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में आती हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्न में से किससे मिलाकर बनाया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र साइट्रिक अम्ल या फिर सांद्र बेंजोइक अम्ल। तो अब बताइए, जो स्वर्णकारों द्वारा एक्वारेजिया बनाया जाता है तो एक्वारेजिया किससे मिलाकर बनाया जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। यानी इसमें सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिलाया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर एक्वारेजिया का फॉर्मेशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन या फिर मीथेन। तो किसके कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है, कोयला खदानों में विस्फोट किसके कारण होता है, तो होता है मीथेन के कारण। किसके कारण होता है, मीथेन के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से जंतु ऊतक का एक प्रकार है, कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार है, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या फिर उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले बताइए, उपकला ऊतक क्या होती है, तो ये शरीर की बाहर और आंतरिक सतहों को ढकने वाला ऊतक है। बेसिकली ये क्या होता है, शरीर के बाहरी सतह को ढकने वाला एक ऊतक होता है, और इसका काम क्या है, अब देखिए बाहरी सतह पे पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, सुरक्षा भी करेगा, जो भी बाहर होगा तो सुरक्षा करेगा, सुरक्षा के साथ वो क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अवशोषण, अवशोषण के बाद स्राव, कोई भी जैसे तेलीय ग्रंथियां हैं ना, तो वो क्या करेंगी, म्यूकस को, तेल को स्राव करेंगी, तो ये क्या करेगा, स्राव का काम करता है। उसके साथ साथ ये संवेदन का काम करता है। संवेदन, ये जो सेंसेशन के काम होते हैं, ये संवेदन का भी काम कौन करता है, उपकला ऊतक का काम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोला जाता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होती हैं बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं, बहुत ज़्यादा डेंस यानी बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। अब डेंस होती हैं तो इनमें जो इंटरसेलर स्पेस होता है, तो इसमें इंटरसेलर स्पेस नहीं पाया जाता, या फिर बहुत कम पाया जाता है, ना के बराबर इसमें इंटरसेलर स्पेस पाया जाता है। और एक इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। कौन सी, ब्लड वेसल्स यहाँ पर एपिथेलियम ऊतक में नहीं पाई जाती, या फिर एपिथेलियम टिश्यू में नहीं पाई जाती। दूसरा हो जाता है संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक नाम से ही क्लियर है, संयोजन, संयोजन यानी जोड़ना, तो ये क्या करती हैं, अलग अलग अंगों को जोड़ने का काम करती हैं। अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है, संयोजी ऊतक करता है। और कोशिकाओं के बीच में मैट्रिक्स, इन ये जो कोशिकाएं होती हैं संयोजी ऊतक, तो इनकी कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, है ना, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं संयोजी
ऊतक से, है ना, कि जो रक्त है कैसा ऊतक है, तो कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक के प्रकार क्या हो जाएंगे, रक्त आ जाएगा, अस्थि या फिर क्या बोलेंगे इसको, बोन आ जाएगा। बोन कैसा है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तीसरा हो जाएगा कार्टिलेज, कार्टिलेज या फिर उपास्थि संयोजी ऊतक होती है। और चौथा हो जाएगा टेंडन्स लिगामेंट, टेंडन्स और लिगामेंट, लिगामेंट ये सब क्या है, ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ये सारे क्या हैं, एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। अगला प्रश्न है, नहीं एक बार, हाँ ये पेशी ऊतक तो भूल ही गया। पेशी ऊतक क्या होता है, तो पेशी ऊतक क्या होता है, जैसे संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये सारी चीज़ें हो रही हैं ना, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्शन के कारण ये क्या करता है, गति उत्पन्न करने का या व्यक्ति को मोशन में लाने का काम कौन करता है, पेशी ऊतक करता है। ये एटीपी का भी उपयोग करता है, यानी ये एनर्जी का उपयोग करता है। पेशी ऊतक जितने भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जितने भी होते हैं, सारे क्या करते हैं, एटीपी का उपयोग करते हैं, यानी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और पेशी ऊतक में कौन कौन से आ जाएंगे इसके प्रकार में, एक होता है कंकाली ऊतक, जिसको बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम, कंकाली ऊतक, यानी जो कंकाल के आसपास जो ऊतक पाए जाते हैं ना, उसको कंकाली ऊतक कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार गति करते हैं। ये कैसे होते हैं, ऐच्छिक होते हैं। दूसरा आ जाएगा, दूसरा पेशी ऊतक में क्या आ जाएगा, हृदयक पेशी या फिर कार्डियक, क्या आ जाएगा, कार्डियक टिश्यू। ये क्या होते हैं, अनैच्छिक होते हैं, अनैच्छिक, यानी ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। और साथ ही क्या होते हैं, रेखित पेशियां होती हैं। पेशी तो होती है, कैसी होती है, रेखित होती हैं। और तीसरा एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, स्मूथ, क्या आ जाएगा, स्मूथ ऊतक, इसको भी अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक होती है। और ये कैसी होती हैं, ये अरेखित होती हैं, यानी इनमें रेखा नहीं पाई जाती है। तो आई होप आपको उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, यानी जितने भी जंतु ऊतक हैं, सारे ऊतक समझ में आ गया होगा। हाँ, अब इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से जंतु ऊतक का एक प्रकार है, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी उपकला ऊतक भी, संयोजी ऊतक भी और पेशी ऊतक भी और पेशी ऊतक, ये तीनों क्या होते हैं, जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ऑटोकैरियोटिक कोशिकाएं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा, एक केंद्रक झिल्ली के साथ, प्रश्न से आप ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न में ही आंसर दिख जाता है आपको। अब देखिए, एक तो केंद्रक झिल्ली होती है और केंद्रक झिल्ली के साथ वहां पे एक मतलब सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस सिर्फ न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की बात नहीं, क्या होता है, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वह भी प्रेजेंट होती है। तो एक बात बताइए, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, किन कोशिकाओं में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो किन में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। साथ ही ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ये क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनके जो केंद्रक के बाहर जो परत यानी झिल्ली भी पाई जाती है, उपस्थित होती है। इसमें इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कोशिका नब्बे में झिल्ली युक्त इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त होते हैं, सारे में आवरण उपस्थित होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है कैसा होता है, SCS प्रकार का होता है, यानी ATS प्रकार का इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, कैसा होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका
विभाजन पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी कोशिका, इसका इस प्रकार की कोशिका के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, पादप कोशिका भी आ जाएंगे और जंतु कोशिका इसमें भी आ सकती हैं। पर यूकैरियोटिक कोशिका में पाया क्या क्या जाता है, यहाँ पे ये विकसित होती हैं, केंद्रक पाया जाता है, उसकी चारों तरफ झिल्ली भी पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, सारे कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, 80 इस प्रकार का यहाँ पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पे पाया जाता है। यहीं पे अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इन्हीं में देखते जाइएगा, एक तो ये विकसित नहीं अविकसित होती हैं, कैसी होंगी, अविकसित होंगी, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इधर अगर यू की बात हुई है तो इधर प्रो यानी प्रोकैरियोटिक की बात हो रही, तो इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिकांग युक्त इसमें क्या होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, 80S न पाकर 70S प्रकार का यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें कैसे विभाजन होता है, इसमें समसूत्री होता था, तो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें असूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है, असूत्री विभाजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम रेजिनेट सोडियम रेजिनेट साबुन में सामान्यतः डाला जाता है, क्योंकि यह क्यों डाला जाता है, भरपूर झाग उत्पन्न करता है, एंटीसेप्टिक गुण प्रदान करता है, साबुन को तेजी से सूखने से रोकता है, या फिर एक परफ्यूम की तरह काम करता है। तो बताइए सोडियम रेजिनेट साबुन में क्यों मिलाया जाता है, तो क्यों मिलाया जाता है, जो सोडियम रेजिनेट होता है, सोडियम रेजिनेट यह एक प्रकार का सोप होता है या फिर साबुन होता है, यह एक प्रकार का साबुन होता है जो कि रेजिन से, किससे बना होता है, रोजिन से या फिर रेजिन से बनता है। रेजिन क्या होता है, ये रेजिन जो है वो पाइन यानी चीड़ के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। चीड़ के प्लांट से ये जो प्राप्त होता है ये कैसा होता है, एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। कैसा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि रेजिन प्लांट से, चीड़ के प्लांट से पाया जाता है। जब रेजिन को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, किसको, रेजिन को NaOH के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम रेजोनेट का निर्माण होता है। यानी रेजिन की क्रिया किससे कराई गई, NaOH के साथ क्रिया कराई गई, तब किसका निर्माण होगा, सोडियम रेजिनेट का निर्माण होगा। और सोडियम रेजिनेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो पहला उपयोग होता है साबुन बनाने में, किस में होता है, साबुन बनाने में। दूसरा हो जाएगा पेंट या फिर स्याही में, पेंट या स्याही में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है कागज की मजबूती बढ़ाने में, और क्या हो जाएगा, रबड़ उद्योग में कागज की मजबूती बढ़ाने में, धातुओं की सतह साफ करने में, इन सभी में सोडियम रेजिनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण है, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर बी एंड सी दोनों। तो बताइए वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण, यहाँ पे कार्बनिक की बात नहीं की गई है, कैसा, अकार्बनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अब बताइए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, CO से लिखते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार की ये विषैली होती है, कैसी होती है, विषैली और रंगहीन गैस होती है। एक तो क्या होती है, विषैली होती है, दूसरा रंगहीन होती है। रंगहीन के कारण इसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। और साथ ही कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ही तेज़ी से जुड़ती है, यानी ऑक्सीजन की तुलना में ये कितना, लगभग 200 गुना ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत विषैला होता है, ये बहुत विषैला होता है। कैसा होता है, बहुत विषैला होता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, लकड़ी है, अगर इनका अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इसको लिखते हैं H2S। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है।
कैसा होता है? बदबूदार होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। अब बदबूदार होने के साथ साथ ये कैसा है? एक प्रकार का विषैले गैस है। कैसा है? विषैला गैस है। जो सड़े गले जितने भी सड़े गले जैविक पदार्थ होते हैं ना, उनसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। और इसका क्या है ये, मतलब इसके लक्षण क्या हो जाएंगे? तो इसमें सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। कैसे? सड़े अंडे जैसी इसमें क्या आती है? बदबू आती है। इसमें सड़े अंडे जैसे बदबू आती है। और ये भी कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन के साथ साथ विषैला होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और रंगहीन के साथ साथ ही कैसा होता है? विषैला होता है। अब विषैले के अलावा इनमें क्या भारी गैस, एयर से भी भारी भारी गैसें ये होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखा हमने और यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को देखा। अगला प्रश्न है, सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो सोल्डर बेसिकली ये पूछा है कि किन किन धातुओं से मिलके बना होता है। सीसा तथा पारा, सीसा तथा एंटीमनी, सीसा तथा तांबा, सीसा तथा टिन। तो बताइए सोल्डर किससे मिलके बना होता है? तो सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं? ब्रास के बारे में। तो जो ब्रास होता है, पीतल होता है, किससे मिलके बना होता है? कॉपर से मिलके बना होता है और जिंक से मिलके बना होता है। ये ब्रास हो गया। दूसरा आ जाएगा ब्रोंज। ब्रोंज ब्रोंज किससे मिलके बना होता है? कॉपर से मिलके बना होता है, साथ ही टिन से मिलके बना होता है। ब्रोंज के बाद आ जाएगा स्टील। स्टील किससे किससे मिलके बना होता है? आयरन और आयरन और कार्बन। किसके साथ मिलके बना होता है स्टील? आयरन और कार्बन से मिलके बना होता है। दूसरा आ जाएगा सोल्डर। सोल्डर तो हमने देख लिया किससे? सीसा और टिन से मिलके बना होता है। सोल्डर सीसा और टिन से मिलके बना होता है। और अगर बात की जाए नाइक्रोम की, एक किसकी बात कर ले? नाइक्रोम। नाइक्रोम, तो जो नाइक्रोम होता है ये निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। किसके साथ? निकिल और क्रोमियम से मिलके बना होता है। अगला प्रश्न है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश डैश पर रखा जाना चाहिए। उत्तल दर्पण के सी और एफ के बीच, अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, उत्तल दर्पण के अनंत पर या फिर अवतल दर्पण के अनंत पर। सी यानी हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ यानी हो जाएगा फोकस। तो बताइए अवतल दर्पण की यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए एक तो उल्टा प्रतिबिंब बोला है, दूसरा बड़ा प्रतिबिंब बोला है। तो ऐसा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में एक्सिस है, यहाँ पे अनंत, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, और यहाँ पे पोल। तो एक तो उल्टा प्रतिबिंब होना चाहिए और दूसरा बड़ा। तो उल्टा कब बनेगा? जब यहाँ पे वस्तु रखी जाए और इधर ही साइड प्रतिबिंब बने। यानी अगर हम अनंत पे वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? फोकस पे बनेगा। दूसरी, ये पहली है। दूसरी वस्तु हम सेंटर अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखें तो दूसरी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तीसरी हमने प्रतिबिंब वस्तु कहाँ पे रखी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो तीसरी प्रतिबिंब कहाँ पे बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में। चौथी हमने वस्तु रखी सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ? फोकस के बीच में, तो चौथी प्रतिबिंब कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। चौथा यानी वस्तु को जैसे जैसे ध्रुव के पास ले आएंगे प्रतिबिंब वैसे वैसे कि वहाँ अनंत की ओर चलती जाएगी। अब पांचवी हमने वस्तु कहाँ रखी? फोकस पे, तो पांचवी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? पांचवी प्रतिबिंब बनेगी अनंत पे। अब बताइए ये जो प्रतिबिंब कैसी होंगी? उल्टा प्रतिबिंब तो सभी होंगी, उल्टा होंगी और वास्तविक होंगी, पर ये क्या होंगी? वस्तु से छोटी होंगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है ये क्या होगी? बराबर होगी। और यहाँ पे क्या पूछा है कि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो एक तो उल्टा हो, दूसरा क्या हो? बड़ा। तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए उल्टा और बड़ा प्राप्त करने के लिए? ये रखना चाहिए अवतल दर्पण के सेंटर और फोकस के बीच में। यानी जो चौथी प्रतिबिंब बनेगी और जो पांचवी प्रतिबिंब बनेगी कैसी रहेगी? उल्टा तो रहेगी, उल्टा के साथ साथ कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में जो वस्तु रखी रहती है उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और बड़ा बनता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? टिन, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता? कौन सी धातु उपस्थित होती है इंसुलिन हार्मोन में? तो इंसुलिन हार्मोन में उपस्थित रहने वाली धातु कौन सी होती है? जस्ता होती है या फिर जिंक होती है? कौन सी धातु होती है? जस्ता या फिर जिंक होती है। अगला प्रश्न है,
कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के मध्य स्थित होती है? हाइपोथैलेमस, थाइमस, अग्नाशय या फिर पीनियल। तो बताइए, फेफड़े जैसे लंग्स लंग्स होते हैं ना, क्या हो गया? लंग्स होते हैं। तो बताइए दोनों लंग्स के बीच में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो चेस्ट में दोनों लंग्स के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यहीं पे एक बीचों बीच कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि एक प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। और इंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या होता है? किसका? हार्मोन का सिक्रेशन करना। क्या करना? हार्मोन को सिक्रेट करना। तो अब बताइए जो थाइमस ग्रंथि है इसका काम क्या क्या होगा? तो इसका काम है सबसे पहले टी सेल्स यानी जो टी लिम्फोसाइट सेल है उनको क्या करती है? मैच्योर करती है। उनको मैच्योर या फिर परिपक्व करने का काम कौन करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। दूसरा होता है ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमोसिन, ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। और तीसरा इसका काम हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जितने भी क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम है उनको डेवलप करने का काम, उनको मजबूत करने का काम कौन करती है? उनको मजबूत करने का काम करती है थाइमस ग्रंथि। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम कौन करती है? थाइमस ग्रंथि करती है। अब बात की जाए कि जो थाइमस ग्रंथि है इसके उम्र के साथ इसमें कुछ परिवर्तन देखने को भी मिलते हैं। जैसे जन्म के समय क्या होता है? जन्म के समय यह बड़ी होती है। जो थाइमस ग्रंथि है ये जन्म के समय काफ़ी बड़ी होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में आते आते ये क्या हो जाती है? बहुत अधिक सक्रिय हो जाती है। कैसे? बहुत अधिक सक्रिय का मतलब जैसे देखते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं लगभग 4 से 10 साल 12 साल के जो बच्चे होते हैं कितना धूल मिट्टी सब खाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, पर उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो थाइमस ग्रंथि है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। उसके बाद आ जाते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के बाद ये क्या होती है? धीरे धीरे करके ये क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ने लगती है। उसके बाद वयस्कों में यह ग्रंथि बहुत छोटी रह जाती है। वयस्क है उसमें यह ग्रंथि बहुत छोटी रह जाएगी और बूढ़ों में तो नाम मात्र की रहती है। यानी जो थाइमस ग्रंथि होती है वह उम्र के साथ घटती जाती है। थाइमस ग्रंथि ये उम्र के साथ क्या होती है? घटती जाती है। और थाइमस ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होती है? फेफड़ों के मध्य में स्थित होने वाली एक ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर यकृत ग्रंथि। कौन सी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय यानी पैंक्रियाज क्या होती है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब अग्नाशय के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन, एक क्या होता है? एंडोक्राइन पार्ट यानी अंतःस्रावी पार्ट, और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। क्या होता है? एक्सोक्राइन। यानी इसके दो पार्ट होते हैं, एक एंडोक्राइन होता है, दूसरा एक्सोक्राइन होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ये इनसे क्या होते हैं? 3 सेल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, बीटा सेल, अल्फा सेल और उसके बाद क्या पाई जाएगी? डेल्टा सेल। यानी 3 सेल पाई जाती हैं। जो बीटा सेल है इससे इंसुलिन निकलेगा। क्या निकलेगा? इंसुलिन निकलेगा। और जो अल्फा सेल है इससे ग्लूकागान निकलेगा। और जो डेल्टा सेल है इससे सोमैटोस्टेटिन निकलेगा। क्या निकलेगा? सोमैटोस्टेटिन। क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन निकलता है। तो जो बीटा सेल्स है इनसे इंसुलिन निकलती है। इंसुलिन का काम क्या होता है? जो बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है यानी जितना भी अतिरिक्त शर्करा होती है उसको किस में बदलती है? उसको ग्लाइकोजन में बदलने का काम करती है। किस में बदल देती है? ग्लाइकोजन में। यानी इंसुलिन बीटा सेल से निकलती है। ये इंडोक्राइन पार्ट की बात हो रही है। इंडोक्राइन जितने भी पार्ट है उनसे हार्मोन निकलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करती है? जितने भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देगी। और जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है कि जितने अब जरूरत पड़ने पे जैसे उपवास रहे, फास्ट रहे, तो जितना भी ग्लाइकोजन होता है या फिर जरूरत के अनुसार ग्लाइकोजन को किस में बदल देती है? वापस ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। किस में बदल देती है? ग्लूकोज में बदल देती है। जबकि जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये दूसरे हार्मोनों को नियंत्रित करने का काम करता है।
अब ये तो इंडोक्राइन पार्ट हो गया। अब जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट से क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, यानी यहाँ से एंजाइम निकलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ से निकलता है एमाइलेज, एमाइलेज निकलेगा। दूसरा निकलेगा लाइपेज, दूसरा क्या निकलेगा, लाइपेज। फिर निकलेगा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन निकलेगा। और चौथा निकलेगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। यानी यहाँ से क्या होते हैं, 4 एंजाइम का सिक्रेशन होता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये किसका काम करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में इनको पचाने का काम करता है। कौन करता है, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है किसका, अग्नाशयी रस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, कौन सा अम्ल आमाशयी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो बताइए आमाशय में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको HCl भी कहा जाता है। तो HCl का काम क्या होता है, ये प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है। सबसे पहला काम प्रोटीन पाचन की शुरुआत करता है। दूसरा क्या काम क्या है, कि जितना भी भोजन है या फूड है उसको क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करता है। बैक्टीरिया और वायरस, जैसे हम क्या भोजन इनटेक किए, फूड को खाए तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया और वायरस के मारने का काम कौन करता है, HCl ही करता है। कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आमाशय में पाया जाता है। साथ ही पाचन के लिए ये क्या करता है, पाचन के लिए एसिडिक वातावरण तैयार करता है, यानी अम्लीय वातावरण तैयार करता है। अब एसिडिक वातावरण कैसे, कि जैसे पाचन के लिए जो एंजाइम है ना, एंजाइम सही तरीके से कितने जो pH है, कितने pH पर काम करते हैं, तो लगभग एंजाइम को कम करने के लिए 1.5 से 2 pH की ज़रूरत होती है, यानी 1.5 से 2 pH तक की ज़रूरत होती है। तो ये जो HCl होता है क्या करता है, जो आमाशय का वातावरण है वो एसिडिक कर देता है, यानी वहाँ की pH वैल्यू कितनी कर देता है, 1.5 से 2 कर देता है, ताकि एंजाइम सही तरीके से अपना काम कर सके। चौथा इसका काम क्या होता है, भोजन को नरम और तरल बनाता है, यानी जितने भी फूड हैं भोजन को नरम बनाएगा, और नरम बनाने के साथ साथ कैसा बनाता है, तरल बनाने का काम करता है, तरल बनाने का काम करता है। और पांचवा क्या हो जाएगा, खनिज अवशोषण में सहायता करना, खनिज अवशोषण, ये खनिज अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। तो HCl के कौन कौन से कार्य हो जाएंगे, प्रोटीन का पाचन, भोजन और भोजन में जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको नष्ट करना, पाचक यानी एसिडिक वातावरण बनाना, अम्लीय वातावरण बनाना आमाशय का, ताकि जो भी एंजाइम है वो सही तरीके से काम कर सके। साथ ही भोजन को नरम और तरल बनाता है, खनिज के अवशोषण में मदद करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के रंगों में विभक्त होना ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो इसका क्या होगा कि जब जब भी अगर इसको डेफिनेशन में देखा जाए, तो जब भी कोई सफ़ेद प्रकाश या फिर श्वेत प्रकाश, वाइट लाइट क्या होगी, किसी प्रिज्म में से गुजरेगी, तो वह 7 रंगों में अपने जो उसके घटक होते हैं वो 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, VIB, विव और ग्योर, क्या बोला जाता है, विबग्योर बोला जाता है। तो विबग्योर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैगनी आ जाएगा, जामुनी आ जाएगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जहाँ पे जो बैगनी होता है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी जो इसका डिस्पर्सन है, इसका डिस्पर्सन सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे ज़्यादा फैलाव करेगी। अब फैलाव करेगी तो ये ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाती है, यानी ये सबसे ज़्यादा फैलेगी पर ज़्यादा दूरी ये ट्रेवल नहीं कर पाती। वहीं पे जो
रेड जो कलर की लाइट होती है या रेड प्रकाश होता है, इसका डिस्पर्सन सबसे कम होता है। इसका डिस्पर्सन क्या होता है? सबसे कम होता है। अब सबसे कम डिस्पर्सन होने के कारण ये क्या करती है? लंबी दूरी को तय करने का काम करती है। यानी क्या करती है? लंबी दूरी तक रेड लाइट पहुंच जाती है। इसीलिए देखिए, जो जहाँ भी खतरे का या डेंजर, जहाँ भी डेंजर वाली एरिया होती है ना, वहाँ पे रेड कलर का उपयोग किया जाता है। जितने भी डेंजर जोन है, डेंजर जोन जितने भी हैं, वहाँ पे रेड कलर की लाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका डिस्पर्सन ज़्यादा नहीं होता है, डिस्पर्सन कम होता है। और डिस्पर्सन कम होने के साथ साथ ये लंबी दूरी तय करती है, इसीलिए क्या होता है कि इस खतरे वाले जगह पे रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे है सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनकी डिटेल भी काफ़ी अच्छे में हमने यहाँ पे पढ़ा। यानी जितने भी डिटेल पॉसिबल आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या फिर जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी डिटेल को यहाँ पे हमने एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा है। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।